बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। तो जैसे डाइल्यूट एसिड ग्रुप के लिए हमने डाइल्यूट HCl इस्तेमाल किया था, तो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के लिए हम जब यूज करते हैं कंसंट्रेटेड, तो उसमें ज्यादातर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं। क्योंकि HCl आपको बताया कि वो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, तो उसमें हम कंसंट्रेटेड चाहे लें, लेकिन हो सकता है उसके वो एवापोरेट होने की वजह से वो कंसंट्रेटेड, क्योंकि लैब में अमूमन रिएजेंट्स पड़े हुए होते हैं, तो पहले से ही बना के रखे हुए होते हैं, तो जब हम यूज करें तो उस वक्त तक वो HCl गैस के इवॉल्व होने की वजह से वो डाइल्यूट हो चुका हो, तो फिर वो टेस्ट ना दे। तो इसलिए कंसंट्रेटेड HCl की बजाय हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं कि एक तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नंबर एक। नंबर दो पे उसके में जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है वो काफी हाई है, तो 300 समथिंग है, तो इस वजह से उसके एवापोरेट होने वाली बात भी नहीं है। तो वो जो कंसिडर्ड सोल्यूशन उसका बनाया हुआ होगा वो वाकई कंसंट्रेटेड ही होगा, तो इसलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उसमें हमारे पास फिर ये है कि जब कंसंट्रेटेड ग्रुप के अब हमारे पास 6 रेडिकल हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्जेलेट, एसीटेट और नाइट्रेट वाले। तो जब आप इसमें कंसंट्रेट डाइल्यूट, जब आप चूंकि ये मिक्सर में अगर मौजूद है, तो फिर डाइल्यूट एसिड जब आपने ऐड किया था तब इन्होंने रिएक्शन शो नहीं किया था। अब आप ऐड कर रहे हैं कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, एक कंसंट्रेटेड एसिड उसी के अंदर ऐड कर रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि जब आपने टेस्ट ट्यूब में पहले डाइल्यूट HCl ऐड किया, अगर एक्शन हो गया तो उसकी हमने सारी वर्किंग कर ली, पता चला लिया क्या है क्या नहीं है। अब हमने वही मिक्सर दोबारा लेके अब उसमें कंसंट्रेटेड एसिड ऐड कर रहे हैं, ताकि अब कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप का पता चला सके। और अगर ऐसा हो कि पहले ग्रुप में से कोई रेडिकल ना निकले, तो फिर आप उसी के अंदर ही कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो ऐड कर सकते हैं, अलग से भी लेके कर सकते हैं और उसी के अंदर भी ऐड कर देंगे, तो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप जैसे ही ऐड होगा तो वो साल्ट के साथ रिएक्शन करेगा और गैस वगैरह प्रोड्यूस कर देगा। तो बार वहाँ ये जरूर फर्क पड़ेगा कि डायरेक्ट साल्ट से जो रिएक्शन होता है वो जरा फास्ट होता है, और जो किसी सोल्यूशन में मौजूद हो तो वो फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसमें हम जब आप कंसंट्रेटेड ग्रुप ऐड कर कंसंट्रेटेड एसिड जो है ऐड करेंगे, तो क्लोराइड आयन अगर वह मौजूद हो, तो वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने की वजह से पंजेंट गैस प्रोड्यूस करेंगे, गैस विद पंजेंट स्मेल, HCl गैस यानी प्रोड्यूस करेंगे, जो पंजेंट स्मेल, नाक को चुभने वाली इसकी स्मेल होती है। तो ये हम टेस्ट ट्यूब नाक के पास लेके जाएंगे तो फील होता है चुभने वाली जो है ना स्मेल उसकी। अच्छा, अगर ये ब्रोमाइड है तो फिर ये रेडिश ब्राउन वेपर्स Br2 जो है, प्लस HBr भी निकल रहा है, HBr2 भी निकल रहा होता है ना, दोनों साथ ही निकल रहे होते हैं। तो HBr की वजह से वो थोड़े पंजड़ हो सकते हैं, एसिड है। और ब्रोमीन जो है उसकी वजह से वो रेडिश ब्राउन वेपर होते हैं, तो उसके कलर जो है उससे हमें गैस हो सकता है कि ये ब्रोमीन है। अच्छा, अगर वो आयोडाइड है तो फिर वायलेट कलर के आयोडीन के वेपर्स जो हैं वो इवॉल्व होंगे, वायलेट कलर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आयोडाइड है। अगर वो ऑक्सलेट है तो इसमें फिर दो गैसेस CO2 और CO2 गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और CO2 आपको पता है फर्विसेंस के साथ होती है, तो फर्विसेंस ही हमें बता देगी कि ये CO2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। एसीटेट आयन जो है उसमें अगर मौजूद हो, तो फिर जैसे ही आप कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो इसमें हमें विनीगर स्मेल यानी एसिटिक एसिड के वेपर्स निकलेंगे, तो वो वेपर जो है वो विनीगर जो है वो स्मेल दे रहे होते हैं, सिरके की जो स्मेल होती है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये एसीटेट आयन है। अच्छा, उसके बाद है नाइट्रेट आयन अगर मौजूद हो, तो फिर वो पंजेंट फ्यूम्स हैं नाइट्रिक एसिड के, प्लस रेडिश ब्राउन NO2 गैस भी इवॉल्व होती है। तो इसमें NO2 गैस का रेडिश ब्राउन गैस आ जाती है, तो उससे हमें गैस हो सकता है कि ये नाइट्रेट आयन है। लेकिन इसमें अब ये कंफ्यूजन जरूर है कि क्लोराइड का तो चलो पंजेंट स्मेल से हमें आइडिया हो जाता है, दूसरा हम उसका ये रॉ डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके आएंगे, तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl से मिलके अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से तो अमोनिया गैस निकल रही होती है ना, तो वो HCl से मिलके अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स बना देगी, क्योंकि ये सब्लिमेशन शो करता है ये साल्ट, तो सब्लाइम होता है, फ्यूम्स उसके बन जाते हैं।
तो इसमें तो हम ये गैस को ये टेस्ट करेंगे। ब्रोमाइड में हमें रेडिश ब्राउन गैस निकल नजर आएगी, लेकिन यहाँ भी रेडिश ब्राउन है, और जो नाइट्रेट है उसमें भी रेडिश ब्राउन गैस थी। तो दोनों में गैस को देखूंगा तो फिर इतना मुझे फर्क नहीं पता चलेगा अगर रेडिश ब्राउन कलर नजर आ भी जाता है। तो उसके लिए फिर अगला टेस्ट मुझे करना पड़ेगा कि उसके मुंह के ऊपर मैं स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड का पेपर लेके आऊंगा, यानी पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च जो है इन दोनों के मिक्सचर आपने पेपर फिल्टर पेपर लेके वो एआई में डिप किया है, स्टार्च में डिप करके फिर ला के आप टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लेके आते हैं। तो अब नीचे से जो कि वो ब्रोमाइड ब्रोमीन गैस आ रही थी वो के आई से रिएक्शन करती है, यहाँ से आई टू प्रोड्यूस करती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आई टू प्रोड्यूस होती है, और वो आई टू स्टार्च के साथ मिलके ब्लू कलर देती है, तो आपका पेपर ब्लू हो जाएगा। तो ये टेस्ट हमें बता देगा कि ये निचने वाली रेडिश ब्राउन गैस वो ब्रोमीन है। और अगर ये नहीं टेस्ट होता तो फिर कॉपर और जिंक वाले पीसेस जो हैं वो आप ऐड करें उसके अंदर, और उसको हीट करें, और रेडिश ब्राउन गैस देखिए अब और तेजी से निकलना शुरू हो जाती है, तो फिर वो नाइट्रेट है। तो इस टेस्ट की बेस पे हम दोनों में फर्क कर सकते हैं। वायलेट पेपर नजर आ जाए आपको तो वो आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल कलर का नहीं इतना पता चलता, तो स्टार्च की आई का पेपर आपको फर्क बता देगा कि वो ब्लू हो जाएगा। आयोडीन जो आ रही है ना वो स्टार्च के साथ मिलने से ब्लू कलर बना देती है, तो जिसकी वजह से वो। अच्छा एक तो ये, अब फिर आप कहेंगे सर पेपर ब्लू तो इस आयोडीड में भी, आयोडाइड ने भी यही किया और ब्रोमाइड ने भी ब्लू ही किया था, लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि वहां पे तो चूंकि ब्रोमीन आ रही थी ना, जो के आई में से जो फिल्टर पेपर पे लगा हुआ है वहीं पे आयोडीन प्रोड्यूस होती है और साथ ही स्टार से मिलकर ब्लू कलर दे देती। लेकिन आयोडाइड आयन में आयोडीन जो है वो नीचे से टेस्ट ट्यूब से आ रही है, तो ऊपर जो पहुंची फिल्टर पेपर तक तो उसने ब्लू कर दे दिया, लेकिन जो आपकी टेस्ट ट्यूब के कूलर पार्ट यानी उसके मुंह के पास पास पहुंचती है तो वहां तो जो जरा ठंडी होती है टेस्ट ट्यूब, तो वही आयोडीन चूंकि आपको पता है सब्लिमेशन शो करती है, तो वो सब वापस वेपर जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो वो आयोडीन के जो वेपर्स हैं वहीं पे कंडेंस हो जाते हैं और सॉलिड जो है आयोडीन बना देते हैं जो ब्लैक कलर की होती है। तो टेस्ट ट्यूब का जो मुंह के पास वाला एरिया है वो आपको ब्लैक नजर आएगा। तो ये ब्लैक आना आपको बता देगा कि ये ब्रोमाइड है था या आयोडाइड था। ऑक्जेलेट का तो आपको पता, फर्विसेंस से हमें पता चल गया, और गैस को आपको हम लाइम वाटर के साथ टेस्ट कर सकते हैं जो मिल्की कर देती है उसको। अच्छा दूसरे नंबर पे जो सीओ है उसका भी टेस्ट होता है कि वो आप फ्लेम में लेके जाएंगे तो वो बर्न होती है ब्लू फ्लेम के साथ। तो ब्लू फ्लेम के साथ की वजह से ब्लू फ्लेम की वजह से उसके जो है ना वो कलर का हमें पता चल जाता है। अच्छा बेटा इसमें अब ये जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बर्न होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये बर्न होते हुए ब्लू कलर के साथ बर्न होती है, तो ब्लू फ्लेम जो है वो भी हमारे पास इस गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा एसीटेट आयन जो हमारे पास है उसमें तो हमने कहा था वो स्मेल आप करेंगे तो विनीगर की स्मेल बड़ी प्रोमिनेंट होती है, तो इससे आसानी से हमें पता चल जाता है, उसके लिए फर्दर कोई हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा नाइट्रेट आयन के केस में हमने कॉपर और जिंक का लिया कि उसकी वजह से रेडिश ब्राउन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती। तो अब इसके अगर आप रिएक्शन भी हम देख लेते हैं कि ये क्लोराइड में केस में HCl गैस थी जिसको हमने अमोनिया के साथ टेस्ट करके अमोनियम क्लोराइड उसका गैस को फाइनल किया था। ब्रोमाइड आयन में असल में पहले बनता तो HBr ही है, लेकिन HBr उसी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट वाला रिएक्शन करता है, रिडॉक्स रिएक्शन यानी हो जाता है, जिसमें ब्रोमाइड आयन -1 से 0 यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और उधर से जो सल्फर है इस H2SO4 की उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ब्रोमीन गैस पे तो दोनों हमें मिल सकते हैं, HBr भी वहां मौजूद होती है और Br2 भी इवॉल्व हो रही होती है। और फिर नेक्स्ट में हमने कहा कि यही जो आपके पास जो ब्रोमीन होती है जब आप वो के का पेपर लेके आते हैं स्टार्च के का, तो ब्रोमीन के के साथ रिएक्शन करती है I2 बनाती है, और I2 फिर स्टार्च के साथ मिलके ब्लू कलर की स्टार्च आयोडीन का एक वो कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स इसलिए ऐसे समझे कि आयोडीन जाके एड्सॉर्प्शन शो करती है स्टार्च के ऊपर ना, और वो ब्लू कलर जो लाइट फिर जब पड़ती है तो उसमें वो रिफ्लेक्शन ब्लू कलर हमें वो दे रही होती है, अरे कलर जो लाइट को रिस्पॉन्स इस तरह का आ रहा होता है।
आयोडाइड के केस में हमने कहा कि एच आई बनता है पहले, लेकिन एच आई जो है वो H2SO4 के साथ मुकम्मल तौर पे I2 में कन्वर्ट हो। HBr में ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, इसमें एच आई तो मुकम्मल तौर पे चला जाता है, तो इसमें एच आई हमें कभी भी नहीं मिलता, I2 ही सिर्फ मिल रहे होते हैं वेपर ना, वायलेट कलर के। तो वो जो आयोडीन आयोडीन है एच आई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि वो एच आई एक तो H2SO4 के साथ भी आयोडीन बना सकता है, दूसरा वो खुद भी आपको पता है ये डिकम्पोज हो जाता है बड़ी आसानी से, और H2 और I2 जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये डिकम्पोजिशन इसकी जो है ना इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है कंपाउंड, इस वजह से ये खुद भी आयोडीन बना सकता है और H2SO4 के साथ भी हमें मिल सकती है। फिर ये आयोडीन स्टार्च के साथ मिलके ब्लू कलर हमें दे देती है। ठीक हो गया। और ऑक्सलेट वाले में हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो हमें मिल्की सोल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट का बना देती है। और कार्बन मोनो जो है वो ऑक्सीजन के साथ का बर्न होती है तो कार्बन डाई बनाती है, जो ब्लू कलर के फ्लेम के साथ बर्न हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एसीटेट आयन में था, सिंपल एसिटिक एसिड का है, डायरेक्ट ही रिएक्शन होता है, सोडियम सल्फेट और एसिटिक एसिड बन गया जिसके वेपर्स हमें मिल जाते हैं, विनीगर स्मेल आती। अच्छा, और सोडियम नाइट्रेट की जब रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो पहले तो नाइट्रिक एसिड ही बनता है और वो फिर आगे टूट के NO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है, इसलिए हमें NO2 गैस भी मिल जाती है और नाइट्रिक एसिड के फ्यूम्स भी साथ दोनों मिल रहे होते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन ये हमें बन जाता है उसका। ठीक हो गई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि जो आप कॉपर और जिंक के साथ फिर आगे उसकी फर्दर कंफर्मेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड की कॉपर के साथ या जिंक के साथ, तो असल में वो फिर रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस वो फिर मजीद प्रोड्यूस होती है ना, जिसकी वजह से हमें ये रेडिश ब्राउन गैस जो है ना वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये कार्बन, ये ना पेपर पैलेट्स एक लफ्ज बोला जाता है, यानी फिल्टर पेपर का टुकड़ा भी आप डाल देंगे ना, कार्बन कार्बन यानी उसके अंदर होता है, तो वो भी जाके इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हीट करने पे CO2 और NO2 गैस प्रोड्यूस करता है। तो कॉपर डाल दें, जिंक का पीस डाल दें, या पेपर पैलेट ही डाल दें, फिल्टर पेपर का एक टुकड़ा डाल दें, तो भी NO2 गैस रेडिश ब्राउन गैस कलर की पैदा होना शुरू हो जाती है। तो जिससे हमें जो है ना वो उस गैस का निकलना जो है वो कंफर्म कर देता है कि वाकई ये नाइट्रेट आयन ही है। इसके बाद हम करते हैं जी कंफर्मेटरी टेस्ट। उसमें भी कोशिश ये की गई है कि रीजेंट जो है वो रखे जाएं जो ऑलमोस्ट सब में इस्तेमाल हो जाते हैं। अब जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट रखा है, तो इधर क्लोराइड आयन के केस में वाइट 50 AgCl की, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये कम्प्लेक्स बनाने की वजह से पानी में हल हो जाता है। और ब्रोमाइड आयन के साथ भी वो इस AgBr की पेल येलो 50 है, जो पार्शली अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी वही कम्प्लेक्स उस तरह का बनाता है, लेकिन पार्शली सॉल्युबल होता है, थोड़ा बनाता है थोड़ा नहीं बनाता। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट जो है उसके साथ आयोडाइड के साथ करेंगे तो AgI येलो 50 आती है, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे इनसॉल्युबल रहती है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये कम्प्लेक्स बना के सॉल्युबलाइज नहीं होता। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट ऑक्सलेट के केस में भी वाइट 50 देता है सिल्वर ऑक्सलेट की, जो नाइट्रिक एसिड अगर आप उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालें तो उसके अंदर वो प्रेसिपिटेट बड़ी आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। इस तरह लेड नाइट्रेट था, तो वाइट 50 क्लोराइड के साथ है, पेल येलो ब्रोमाइड के साथ है, येलो आयोडाइड के साथ है, और वाइट 50 जो है वो ऑक्सलेट के साथ है लेड की। ठीक होगा, ये भी दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा क्लोराइड के लिए हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड गैस होती है CrO2Cl2, तो वो गैस प्रोड्यूस होती है जब आप साल्ट के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉलिड डालते हैं पर प्लस कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो ऑरेंज कलर की क्रोमाइल क्लोराइड गैस प्रोड्यूस होती है। इससे हमें क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट आ जाता है। फिर इस तरह मैगनीज ऑक्साइड प्लस कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हीट, तो ये मैग्नीज कहने एक किस्म का एज ए आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, जो क्लोराइड आयन जो माइनस साल्ट के अंदर क्लोराइड -1 ऑक्सीजन स्टेट में थी, क्लोरीन उसको जीरो स्टेट Cl2 में बदल देता है, तो येलोइश ग्रीन कलर की वो गैस होती है। तो इस गैस का इस कलर में आना, ये भी इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है। ब्रोमाइड के केस में भी बिल्कुल सेम यही
H2SO4 और KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HBr से Br2, वो जो Br- है उसको Br2 में बदल देंगे। लेकिन फिर साथ हम, चूंकि वो ब्रोमीन गैस नहीं, वो तो लिक्विड होती है, ठीक हो गया, तो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, तो हम फिर क्या करते हैं कि CCl4 या CS2 नॉन ऑर्गेनिक लेयर जो है ना वो भी साथ रख लेते हैं। अब ये चूंकि अब ब्रोमीन जो है नॉन पोलर है तो वो उस ऑर्गेनिक लेयर में आ जाएगी, तो ये CCl4 या CS2 है कलरलेस। लेकिन ब्रोमीन चूंकि कलर्ड होती है तो उसके आने की वजह से वो जो लेयर है वो उसी कलर की हो जाएगी, तो इसे लेयर टेस्ट भी बोलते हैं। इससे हमें ब्रोमाइड का, उस कलर ऑरेंज कलर की वजह से ब्रोमाइड का कंफर्म हो जाता है। मैग्नीज ऑक्साइड के साथ इसका भी हम ऑक्सीडेशन करवा के ब्रोमीन गैस के रेडिश वेपर्स हासिल कर सकते हैं। आयोडाइड के केस में भी बिल्कुल सेम वही लेयर टेस्ट किया जाता है KMnO4 CCl4 CS2 के साथ, लेकिन आयोडीन चूंकि वायलेट कलर की होती है तो ऑर्गेनिक लेयर में जब ये जाएगी तो वायलेट कलर की लेयर बना देगी। इसी तरह मैग्नीज ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करके हम आयोडाइड आयन से आयोडीन के वेपर्स वायलेट कलर के हासिल कर लेते हैं, तो ये भी इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है। ऑक्सलेट के केस में चूंकि ऑक्सलेट खुद आपका रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो KMnO4 का कलर ये डिस्चार्ज कर देता है। बेरियम क्लोराइड के साथ ये वाइट 50 बेरियम ऑक्सलेट की देता है। कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ वाइट 50 देता है, जो एसिटिक एसिड में तो इनसॉल्युबल होती है, लेकिन डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में वो आसानी से सॉल्युबल हो जाती है। एक और तरीका भी है कि ड्राई टेस्ट साल्ट आप ले लें, डायरेक्ट साल्ट ले लें ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हीट करें तो वो ब्लैक हो जाएगा। कोई हीटिंग से डिकम्पोज होता है ना, तो कार्बन कार्बन मानो कार्बन डाई बन के निकल जाती है, पीछे कार्बन जो है ना वो अल्लाह आपकी बच जाती है ऑक्सलेट में से, तो वो ब्लैक कलर की कार्बन नजर आएगी, तो ये इसका टेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा रिसोर्सिनोल जो है उसके साथ भी टेस्ट करते हैं, सॉलिड रिसोर्सिनोल साल्ट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ब्लू कलर जो है ना रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड की, जहां पे वो सल्फ्यूरिक एसिड जाके मिलता है ना सोल्यूशन पे, तो वहीं पे ब्लू कलर का वो कंपाउंड बनता है, तो ब्लू कलर का रिंग हमें नजर आना शुरू हो जाता है। इसका हम टेस्ट देख लेते हैं इधर, कि ये ब्रोमाइड आयन के टेस्ट दिए हैं सिंपल। इसमें रिएक्शन में अगर हम डिस्कस करें तो सिल्वर क्लोराइड था जी, वो अमोनिया से मिलके ये सॉल्युबल, उसका प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्युबल हो गए थे इस कम्प्लेक्स की वजह से। इसी तरह लेड नाइट्रेट के साथ लेड क्लोराइड बना था। पोटेशियम ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है वो इस तरह डाइक्रोमेट और H2SO4 करेक्शन होता है, और ये CrO2Cl2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। मैग्नीज ऑक्साइड Cl- को Cl2 में बदल देती है। ब्रोमाइड के कन्फर्मेंट टेस्ट में NaAgBr बनता है, वो भी अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स बना लेता है, लेकिन ये बहुत थोड़ा पार्शली सॉल्युबल था। ब्रोमाइड इस तरह लेड जो है वो PbBr2 बनाता है। KMnO4 और H2SO4 की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन की वजह से हमें यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन गैस मिलती है, जो CCl4 में डिजोल्व होके लेयर अपना कलर देती है। इस तरह MnO2 जो है वो ब्रोमाइड आयन को Br2 में बदल लेता है। आयोडाइड में भी सेम यही टेस्ट है, सिल्वर के साथ सिल्वर आयोडाइड है, लेड के साथ लेड आयोडाइड है। KMnO4 के साथ जो है वो आयोडीन प्रोड्यूस होती है, जो CCl4 के साथ लेयर टेस्ट देती है, कलर वायलेट कलर का आ जाता है उसका। मैग्नीज ऑक्साइड आयोडाइड को आयोडीन में बदल देता है। ऑक्सलेट वाले में सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर ऑक्सलेट, लेड नाइट्रेट के साथ लेड ऑक्सलेट की 50 है, और KMnO4 का पर्पल कलर का होता है, उसके साथ एक्शन की वजह से वो कलरलेस मैग्नीज सल्फेट में +7 से +2 ऑक्सीजन स्टेट में बदल जाता है। इसी तरह जो बेरियम क्लोराइड है वो बेरियम ऑक्सलेट की प्रेसिपिटेट बना देता है। कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सलेट की पीपीटी बना देता है। और अगर आप डायरेक्ट हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और या दूसरा ये भी है कि सोडियम का ऑक्सलेट ज्यादा दो मालिक्यूल इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर ये सोडियम कार्बोनेट O2 और प्लस कार्बन ब्लैक कलर में देती है, जो हमें नजर आ रहा होता है। यानी दोनों तरह के रिएक्शन वहां चाह रहे होते हैं, एक मालिक्यूल डिकम्पोज हो, कार्बन मानो भी निकल रही होती है, ऑक्सीजन भी निकल रही होती है, और कार्बन ब्लैक भी बन जाता है, जो हमें फिजिकली नजर आ रहा होता है। रिसोर्सिनोल के साथ इसका जो रिएक्शन होता है उसमें ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिसोर्सिनोल है 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन को रिसोर्सिनोल बोलते हैं। तो इसमें सोडियम ऑक्सलेट जब रिएक्शन होता है तो असल में ये ऑक्सलेट आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करते हुए इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं,
और उसको कार्बोक्सिल। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसकी अब ये दो आर्थो पोजीशन है, ये वाली, यानी ये दोनों हाइड्रोक्सी के दरमियान वाली भी आर्थो है, दोनों के हवाले से ये वाली पोजीशन भी आर्थो है, और ये नीचे वाली पोजीशन भी आर्थो है। तो ये वाली इस हाइड्रोक्सी की निस्बत से आर्थो है, और उस ऊपर वाले हाइड्रोक्सी की निस्बत से ये पैर है। इसने ये वाली पोजीशन इसकी आर्थो है और इसकी वो पैर है, और ये सेंटर वाली दोनों की वजह से आर्थो बन जाती है। अच्छा, दरमियान में अटैचमेंट थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि ये बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, बड़े साइज का है, तो दो ग्रुप्स के दरमियान में आके अटैच होना ये पॉसिबिलिटी थी, भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे अटैचमेंट भी नहीं हुई है। अब ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये दोनों पोजीशन रह जाती हैं, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि एक ही जगह पे अटैचमेंट हो, और एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों जगहों पे अटैचमेंट्स हो जाए। तो दोनों ये जो कंपाउंड्स आपके ये रिजल्टिंग मालिक्यूल बनते हैं, ये वो ब्लू कलर दे रहे होते हैं जो हमें वहां पे रिसोर्सिनोल के साथ जो एस्ट्रोसोफोर जब ऐड होता है, तो ये हमें ब्लू कलर नजर आ रहा होता है। उसके बाद एसीटेट आयन में हमारे पास जो इसके कंफर्मेट टेस्ट में था कि फेरिक क्लोराइड के साथ करते हैं तो फेरिक एसीटेट बन जाता है, जो कि हल सॉल्युबल है, तो रेड कलर उसका आता है। लेकिन अगर आप उसको हीट करते हैं तो वो फेरिक डिकम्पोज होकर फेरिक, यानी उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि पानी में हल नहीं होता, तो वो रेड कलर की प्रेसिपिटेट दे देता है। इसी तरह पाम टेस्ट हम करते हैं कि पाम पे साल्ट लेके ऑक्सालिक एसिड ऐड करते हैं, फिर थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं और रब करते हैं, तो हमें विनीगर की स्मेल आती है। इस तरह अल्कोहल जो है वो एथेनॉल और के साथ इसका एस्टेरिफिकेशन एस्टर बनता है हीट करने से, जो कि फ्रूटी स्मेल देता है, तो उस स्मेल से हमें पता चल जाता है। अब इसके रिएक्शंस आप देखें तो ये इसके रिएक्शन है कि पहले इस फेरिक क्लोराइड के साथ इसने फेरिक एसीटेट बनाया, और फिर वो जब उसको पानी के साथ आपने हीट किया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसके सॉलिड बन के, उसके बाद जो है सोडियम एसीटेट जो है वो ऑक्सालिक एसिड के साथ, पहले हम जो पाम टेस्ट करते हैं ना, तो ऑक्सालिक एसिड के साथ सोडियम ऑक्सलेट बनता है, प्लस जो है वो एसिड एसिटिक एसिड बन जाता है रब करने से ना। हमारे पानी हमने मीडियम इनको दिया इनको इंटरचेंज करने के लिए, इनके वो मीडियम के तौर पे पानी के 2-3 ड्रॉप हम डालते, तो फिर वो एसिटिक एसिड की स्मेल आना शुरू हो जाती। इसी तरह H2SO4 ऐड करते हैं तो एस्टिक एसिड फ्रूटी स्मेल में, एस्टिक एसिड जो बनता है पहले, और एस्टिक एसिड फिर अल्कोहल से रिएक्शन करके फ्रूटी स्मेल हीट करने पे दे रही होती है एस्टर की वजह से। उसके बाद है जी नाइट्रेट वाला भी। नाइट्रेट में हमारे पास है कि फेरस सल्फेट का सोल्यूशन था कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो ब्लैक रिंग FeSO4NO का बन जाता है। ये वही है रिएक्शन जो पीछे भी हमने किया था, कि पहले आपका जो सोडियम नाइट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड फिर फेरस सल्फेट और H2SO4 की मौजूदगी में फेरिक सल्फेट NO और वाटर बनाता है, और NO फिर FeSO4 के साथ मिलके FeSO4NO ब्लैक कलर का बना देता है। ठीक हो गए। फिर इसके बाद है जी डाइफिनाइलमीन के साथ ब्लू कलरेशन, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हमने वो नाइट्राइट आयन में किया था, वैसे ये नाइट्रेट भी देता है। और लास्ट में जी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक या एल्यूमिनियम के पीस डाल के आप हीट करें तो अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, जो वाइट फ्यूम्स देती है HCl के साथ। अगर उस निकलती अमोनिया के ऊपर HCl का रॉड लेके आएंगे तो अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स बन जाएंगे। ये इसका टेस्ट है। डाइफिनाइलमीन वाला टेस्ट बिल्कुल उसी तरह ही ऑक्सीडेशन वाला है, और जिंक के साथ सोडियम जिंकेट बना प्लस अमोनिया गैस, इसी तरह एल्यूमिनियम के साथ सोडियम एल्यूमिनेट बना और अमोनिया गैस, और ये फिर HCl और अमोनिया मिलके अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स बना देते हैं। तो इस तरह हम ये कंसंट्रेटेड ग्रुप जो है इसको भी आइडेंटिफाई करके फिर फाइनली कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास रेडिकल कौन सा है।